आज हम बात करने वाले हैं बीपीएल ग्रुप के बारे में, इंडिया की एंड लेट 90s के वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एंड आइकॉनिक एंड सक्सेसफुल ब्रांड, जिस ब्रांड का लेट 90s के अंदर अप्रोक्सीमेटली रेवेन्यू था 4300 CR। 2022 के हिसाब से वो रेवेन्यू हो जाता है $2 बिलियन। जिस ब्रांड के अंदर 9600 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते थे, जिस ब्रांड के पास 28 मेगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे, एंड इंडिया के अंदर फॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर हो, मोबाइल नेटवर्क हो, फ्लैट टीवी हो, अल्कलाइन बैटरीज हो, ईसीजी मशीन हो, ऐसी कई सारी रेंज ऑफ प्रोडक्ट जिस ब्रांड ने इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की। एंड इंडिया के अंदर लेट 90s में जिस ब्रांड ने रिकॉर्ड बनाया था एक साल में 1 मिलियन टीवी को सेल करने का, लेकिन वो ब्रांड एकदम से गायब हो जाती है, वैनिश हो जाती है मार्केट के अंदर से, और उस ब्रांड के साथ क्या होता है किसी को समझ में भी नहीं आता है। तो आज हम जानने वाले कि किस तरीके से एक नॉर्मल इंसान ने बीपीएल जैसी बड़ी कंपनी खड़ी की, एंड किस तरीके से इतनी बड़ी कंपनी मार्केट से पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई, फेल हो गई। तो ऐसे तो क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से बीपीएल ग्रुप इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ एंड इतनी ही स्पीड के साथ फेल भी हुआ, एंड इससे आप क्या सीख सकते हो ये आज हम जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन दिस केस स्टडी। बीपीएल के फाउंडर है टीपीजी नाम्बियार। 1960 के अंदर टीपीजी नाम्बियार यूके से यूएसए शिफ्ट होते हैं, एंड उस टाइम पे वो मल्टीनेशनल वॉशिंगटन हाउस के अंदर काम करना स्टार्ट करते हैं, और उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है हमारे इंडिया की ओबरॉय ग्रुप होटल्स के अंदर मुंबई के अंदर एयर कंडीशनिंग इंस्टॉल करने का, और उस वजह से टीपीजी नाम्बियार इंडिया को विजिट करना स्टार्ट करते हैं। एंड इसी टाइम के अंदर टीपीजी नाम्बियार ये देखते हैं कि इंडिया बहुत ही रैपिडली ग्रो हो रहा है, एंड इंडिया के अंदर वो अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एंड यही अपॉर्चुनिटी को देखते हुए अराउंड 1963 के अंदर टीपीजी नाम्बियार एक कोलैबोरेशन करते हैं एंथोनी ग्रुप एंड ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है, और यहां से शुरू होती है द बीपीएल की आइकॉनिक जर्नी। बीपीएल सबसे पहले स्टार्ट करता है एक नॉर्मल सी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से, जहां पर वो पालखड़ केरला के अंदर एक पहला प्लांट लगाते हैं, और वहां पे वो कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं, और उनके फर्स्ट कस्टमर होते हैं वो कोई नॉर्मल ऑडियंस नहीं होती, लेकिन बेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, और उनके जो मेन कस्टमर होते हैं बेल के वो होती है हमारी इंडियन आर्मी। तो वो सबसे पहले बीपीएल ग्रुप इंडियन आर्मी के लिए प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट करता है, एंड इसी तरीके से बीपीएल धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करती है। और उसी टाइम लेट 70s के अंदर जापान के अंदर जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक का जो मार्केट होता है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा होता है, एंड जापान उसके अंदर बहुत ही सक्सेसफुली ग्रो कर रहा होता है, लेकिन जापान की एक भी प्रोडक्ट इंडिया के अंदर सेल नहीं रही होती है, एंड इवन जापानीज ब्रांड इंडिया के अंदर बिजनेस नहीं कर रही होती है, और इवन अपनी प्रोडक्ट भी सप्लाई नहीं करती। तो उसी टाइम पे इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही अच्छी तरीके से टीपीजी नाम्बियार समझते हैं, एंड वहाँ पे वो कुछ जापानीज ब्रांड के साथ एक सक्सेसफुल कोलैबोरेशन करते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रोग्राफ्स हो गया, साथ साथ में पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम्स हो गए, एंड साथ साथ में पेपर कॉपियर हो गया, और ऐसे कई सारे सक्सेसफुल कोलैबोरेशन करते हैं। एंड लेट 80s के अंदर जापान की आइकॉनिक एंड सक्सेसफुल ब्रांड सानियो के साथ कोलैबोरेशन करते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, यानी कि सानियो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा एंड बीपीएल उसको मैन्युफैक्चर करेगा। एंड इस तरीके से बीपीएल लेट 80s के अंदर इंडिया के अंदर कदम रखता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक के अंदर। और फिर टाइम आता है 1982 का, जब इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम कलर टेलीविजन इंट्रोड्यूस होता है, साथ साथ में एशियन गेम का क्रेज बढ़ रहा होता है, एंड इसी तरीके से इंडिया के अंदर एक टीवी का सेगमेंट एंड टीवी का मार्केट बहुत ही ज़्यादा रैपिडली ग्रो हो रहा होता है। एंड वहाँ पर टीपीजी नाम्बियार ऐसी 3 आइकॉनिक एंड अमेजिंग स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से बीपीएल का ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। सबसे पहली स्ट्रेटेजी है अमेजिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड जीरो फेलियर रेट। बीपीएल ऑलरेडी मेडिकल इक्विपमेंट में काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। साथ में बीपीएल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर प्लग के सॉकेट से लगाकर पिक्चर ट्यूब तक सब कुछ खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपने प्लांट के अंदर छोटी से छोटी डिटेल्स का ध्यान रख रहे होते हैं, जहाँ पर कई सारी ब्रांड आउटसोर्स कर रही होती है, जिसकी वजह से वो टेक्नोलॉजी तो अच्छी ले रही होती है लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं दे रही होती है, जिसकी वजह से बीपीएल के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, वो बहुत ही लंबे टाइम तक चलते हैं। और एक सर्वे के अकॉर्डिंग आज भी इंडिया के अंदर 18 मिलियन से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बीपीएल के और वो वर्किंग कंडीशन में, और आज मेरे खुद के घर पे भी जो स्पीकर है वो बीपीएल के हैं। तो इस तरीके से टीपीजी नाम्बियार सबसे पहले फोकस करते हैं अमेजिंग क्वालिटी के ऊपर, और उनको भी पता होता है कि इंडियन मेंटालिटी के अंदर क्वालिटी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सेकेंड स्ट्रेटेजी जिसकी वजह से बीपीएल हर घर में अपना नाम बना पाया, और वो स्ट्रेटेजी थी द फैमिली ब्रांड स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी के अंदर
एक ब्रांड नेम के अंदर कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करती है और वहाँ पर वो छोटे बच्चे को हो गए, हाउस वाइफ हो गए एंड इवन एल्डर पेरेंट्स हो गए, उन सबको वो एक ही ब्रांड नेम के थ्रू टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि जो कस्टमर है उनका एक परसेप्शन बन जाता है एंड वो ज़्यादातर उसी ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेस करना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एप्पल इक्वल टू प्रीमियम क्वालिटी, स्मूथ एक्सपीरियंस। फिर आप उसका आईफोन ले लो, आई वॉच ले लो, एयरबड्स ले लो या कोई भी प्रोडक्ट ले लो, जिससे होता ये है कि वंस एप्पल यूज़र ऑलवेज एप्पल यूज़र। इसी तरीके से बीपीएल ने भी कई सारे सेगमेंट्स के अंदर प्रोडक्ट निकालना स्टार्ट कर दिया। साथ में ये स्ट्रेटेजी की वजह से कंपनी के जितने भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं कस्टमर के साथ। जहां पर होता ये है कि अगर मान लो आपके घर के अंदर से कोई एल्डर पेरेंट कोई चीज़ खरीद रहा है और उन्होंने कोई प्रोडक्ट को परचेस किया, तो ज़्यादातर चांसेस होंगे कि वही उस पर्टिकुलर ब्रांड को रेकमेंड करेंगे, जिसकी वजह से माउथ पब्लिसिटी भी बढ़ती है एंड साथ साथ में एक फैमिली ब्रांड बन जाती है, जहां पर हर प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर ब्रांड की होती है, जिसकी वजह से वहां पर रीसेल करना, अपसेल करना, क्रॉस सेल करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। एंड साथ साथ में कस्टमर की मेंटालिटी होती है कि वो ज़्यादातर एक ही जगह से चीज़ें परचेस करना पसंद करते हैं, उनको ज़्यादा घूमना या ज़्यादा रिसर्च करना नहीं पसंद होता, जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर बिलीव रखते हैं एंड साथ साथ में अच्छा खासा उसको परचेस करते हैं। एंड यही काम बहुत ही अच्छी तरीके से बीपीएल ने किया। बीपीएल ने सिर्फ 10 या 12 सालों के अंदर वीसीआर हो गया, कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर हो गया, वाइड स्क्रीन टीवी हो गया, फॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर हो गया, रेडियो हो गया, वॉकमैन हो गया, गीजर हो गए, सेलफोन हो गए, ओवन हो गया, पोर्टेबल कैसेट रिकॉर्डर हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, यानी कि घर के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन सबको उन्होंने टारगेट करना स्टार्ट कर दिया अपनी मल्टीपल एंड वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट के जरिए। जिससे हुआ ये कि वंस अ बीपीएल यूजर ऑलवेज अ बीपीएल यूजर, एंड जिसकी वजह से उनका जो प्रोडक्ट का जो मार्केट शेयर था वो बहुत ही रैपिडली ग्रो होने लगा, जिससे उनकी एक स्ट्रॉन्ग मार्केट वैल्यू क्रिएट होने लगी, साथ साथ में ब्रांड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, माउथ पब्लिसिटी होने लगी एंड उसके बाद एक ही काम बचता है और वो होता है मार्केटिंग। एंड यहाँ पे बीपीएल ने बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केटिंग किया। जैसे कि आप सबको पता है कि आज की डेट में चाइनीज़ ब्रांड इंडियन मार्केट को बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्चर कर रही है एंड आज कई सारी इंडियन ब्रांड्स हैं वो चाइना के खिलाफ मार्केटिंग कर रही है। लेकिन इस इमोशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बीपीएल ने बहुत पहले समझ लिया था। 90s के अंदर ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडिया के अंदर कई सारी नॉन इंडियन ब्रांड ने मार्केट में आना स्टार्ट कर दिया, जिससे हुआ यूँ कि उस टाइम पर इंडियन ब्रांड सफ़र करने लगी एंड उस टाइम पर बीपीएल ने इंडिया का आइकॉनिक मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट किया और वो आइकॉनिक कैंपेन इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कोलैबोरेशन डील थी एंड सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट था, जो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा अमाउंट का एंडोर्समेंट था और वो एंडोर्समेंट किया था द लेजेंडरी अमिताभ बच्चन के साथ। और उस टाइम पे उस एंडोर्समेंट की जो कॉस्ट थी वो अप्रोक्सीमेटली 25 करोड़ रुपीस थी, जो आज के हिसाब से शायद 100 करोड़ से भी ज़्यादा है। एंड उस पर्टिकुलर ब्रांड कैंपेन को प्रमोट करने के लिए बीपीएल ने 100 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्ट किए एंड वो ब्रांड कैंपेन था सेल्फ बिलीव के ऊपर। एंड ये ब्रांड कैंपेन बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया एंड इंडियन लोगों के अंदर जो इमोशन होता है वो बीपीएल के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया एंड वहाँ पर इंडिया की ब्रांड अपनी ब्रांड समझ के लोगों ने बीपीएल को बहुत ही अच्छी तरीके से परचेस करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से हुआ ये कि लेट 90s के अंदर बीपीएल का जो ग्रोथ था वो बहुत ही ज़्यादा रैपिडली होने लगा एंड एक साल के अंदर बीपीएल ने 1 मिलियन टीवी सेट्स को सेल कर दिया, जो उस टाइम पे सबसे बड़ा रिकॉर्ड था इंडियन हिस्ट्री के लिए। एंड उस टाइम पे बीपीएल का जो रेवेन्यू था वो पहुंच गया एक साल के अंदर 4,300 CR, जो आज के अकॉर्डिंग $2 बिलियन होता है। एंड इस तरीके से बीपीएल बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा था। ये 3 स्ट्रेटेजी की वजह से बीपीएल ने ग्रो तो कर लिया, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर चढ़ना आसान है लेकिन उसके अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। एंड उसके बाद 2000 के बाद वहाँ पे बीपीएल का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ और उसके पीछे भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो आपको जानने चाहिए। सबसे पहला रीज़न जिसकी वजह से बीपीएल फेल हुआ वो था रैपिड एक्सपेंशन। 90s के अंदर जो बीपीएल के पास रेवेन्यू आने लगा, जिसके बाद बीपीएल ने बहुत ही ज़्यादा अपनी स्ट्रीमलाइन को बड़ा करना चाहा एंड वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना रैपिडली स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पे बीपीएल ने टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, टच स्क्रीन बिजनेस, रोमिंग बिजनेस, हेडसेट एंड बैटरीज, एंटरटेनमेंट बिजनेस, आईओटी सेक्टर बिजनेस और ऐसे कई सारे बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड उस बिजनेस को खड़ा करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छी खासी लोन लेना भी स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पे उन्होंने एक साल के
के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1400 करोड़ से भी ज़्यादा की लोन ली थी। साथ साथ में बीपीएल सब कुछ खुद ही कर रहा था, यानी कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लगाकर एंड सर्विस तक हर एक चीज़ बीपीएल खुद मैनेज कर रहा था। एंड उसी टाइम पे उनकी जो लीडरशिप सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो प्रॉपर नहीं थी। 9600 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़, 28 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड साथ साथ में नई नई स्ट्रीम के अंदर बिजनेस, तो सब कुछ एक साथ मैनेज करना है बहुत ही कम पीरियड में डिफिकल्ट होने लगा एंड चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी, जिसकी वजह से बीपीएल की जो नैया है धीरे 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 डूबने लगी। और उसके बाद कहानी में ट्विस्ट लेकर आते हैं द 2 कोरियन किलर, जिसकी वजह से बीपीएल का जो बचा हुआ मार्केट भी था वो पूरी तरीके से वो मार्केट खत्म हो जाता है एंड बीपीएल ड्रास्टिकली फेल होता है। और ये जो 2 कोरियन किलर्स है वो है एलजी एंड सैमसंग। 90s के अंदर मनमोहन सिंह जी ग्लोबलाइजेशन को अनाउंस करते हैं एंड उसके बाद इंडिया के अंदर काफ़ी सारी इंटरनेशनल ब्रांड्स आती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, और उसी टाइम पे एंटर होता है एलजी एंड सैमसंग का नाम। और उस टाइम पे वो बहुत अर्ली आ जाते हैं, लेकिन उनका जो रियल मैजिक है वो स्टार्ट होता है 2000 के बाद। और वो बेसिकली इंडिया के अंदर 5 पिलर पे काम करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट इनोवेशन, सेकंड मार्केटिंग, तीसरा कॉस्ट कटिंग एंड फोर्थ वन डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिफ्थ वन आफ्टर सेल सर्विस। एलजी एंड सैमसंग को बहुत अच्छी तरीके से पता था कि अगर इंडिया के अंदर उनको जीतना है तो कभी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो मार्जिन होता है उस पर नहीं जीत सकते, लेकिन हाई वॉल्यूम पे जीत सकते हैं। इसलिए उन्होंने प्रोडक्ट इनोवेशन एंड कॉस्ट कटिंग को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी। साथ साथ में इंडियन ब्रांड एक ही टाइप के घिसे पिटे प्रोडक्ट ज़्यादातर लेकर आ रहे थे, इसलिए ये दोनों ब्रांड ने छोटे छोटे लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपैक्टफुल फीचर्स मार्केट के अंदर रखे, जिसकी वजह से प्रोडक्ट के अंदर कुछ नया दिखे एंड कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज करे। साथ साथ में उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादातर आउटसोर्स कर दिया एंड उसी टाइम पे चाइना भी एक ग्लोबल फैक्ट्री के तरीके से उभर रहा था, जिसकी वजह से चाइना वहां पर उनको अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी दे रहा था एंड हाई क्वालिटी भी प्रोवाइड कर रहा था, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि भाई लेबर्स क्या कर रहे हैं, कहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है, कब ये चीज़ें डिलीवर होगी। ज़्यादातर चीज़ें आउटसोर्स हो रही थी एंड वो कोरली मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहे थे प्रोडक्ट इनोवेशन पे, जहां पर उन्होंने छोटे छोटे फीचर्स निकाले एंड छोटे छोटे इनोवेशन किए। जैसे कि इंडियन वुमन ज़्यादातर साड़ीज पहनती है, तो उन्होंने वॉशिंग मशीन के अंदर एक साड़ी साइकिल दी, साथ साथ में एक म्यूट का बटन दे दिया टीवी के रिमोट के अंदर, जैसे ही आप एक बटन को दबाओगे सारा वॉल्यूम कम हो जाएगा। साथ साथ में साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर लोग ज्यादा लाउड स्पीकर सुनते हैं, तो वहां पे 2000 वोल्ट के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग से स्पीकर बनाए। इस तरीके से उन्होंने अलग अलग रीजन एंड अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन की इस तरीके से इस पर्टिकुलर इंडिया को डिवाइड किया एंड उस इंडियन कस्टमर के स्पेसिफिक प्रोडक्ट को डेवलप करना स्टार्ट किया। साथ में अच्छी आफ्टर सेल सर्विस भी देने लगे। उसके बाद उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया डिस्ट्रीब्यूशन पे। उनको पता था कि इंडिया के अंदर 1/3 सेल ही सिर्फ अर्बन एरिया से आती है, उसके अलावा की ज़्यादातर सेल्स या तो रूरल एरिया से आती है या फिर सेमी अर्बन एरिया से आती है। इसलिए उन्होंने छोटे छोटे रूरल एरिया के अंदर अपने राव ओपन करना स्टार्ट किए। राव यानी कि रेवेन्यू अकाउंटिंग ऑफिसेस, जहां पर उन्होंने रूरल एरिया के कस्टमर को समझा और उनके स्पेसिफिक प्रोडक्ट निकालना भी स्टार्ट किया, जिस तरीके से एलजी ने संपूर्ण टीवी निकाला था। इस तरीके से उन्होंने प्रोडक्ट इनोवेशन किया, कॉस्ट कटिंग की, ज़्यादा एडवांस अपडेटेड न्यू फीचर वाली प्रोडक्ट दी एंड साथ साथ में अच्छी आफ्टर सेल सर्विस भी दी। इस तरीके से एलजी एंड सैमसंग ने बहुत ही स्लोली लेकिन स्टेडीली मार्केट का 30% कैप्चर कर लिया एंड ये चीज़ बीपीएल के लिए बहुत बड़ी थी। आप बोलोगे तो उस समय बीपीएल क्या कर रहा था? बीपीएल सो रहा था क्या? नहीं, बीपीएल ने भी कई सारी चीज़ें की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीज़ें फेल हो गई। बीपीएल ने 2004 के अंदर सानियो के साथ एक 50-50 वेंचर किया, जहां पर उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस था सीटीवी बिजनेस, वो सानियो को दे दिया, 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सानियो को दे दिए, साथ साथ में वहां पर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मार्केटिंग चैनल सब कुछ सानियो को दिया। एंड इस कोलैबोरेशन के अंदर सानियो 2004 से लेकर 2009 के बीच में अप्रोक्सीमेटली 300 से 500 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला था एंड साथ में जो पिक्चर ट्यूब का मैन्युफैक्चरिंग होता है वो भी सानियो करने वाला था। लेकिन ये जो कोलैबोरेशन था वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि ड्रास्टिकली बीपीएल लगातार लॉस कर रहा था, जहां पर 2004 से 5 के बीच में 41.59 करोड़, 2005 से 6 के बीच में 34.76 करोड़, 2006 से 2007 के बीच में 30.14 करोड़ एंड 2007 से 2008 के बीच में 40 करोड़। जब सारी ब्रांड्स इनोवेशन कर रही थी तब बीपीएल एक्सपेंशन कर रहा था, जिसकी वजह से बीपीएल कहीं ना कहीं पीछे रह गया एंड उसका नतीजा ये हुआ कि जो पिक्चर ट्यूब की जो कॉस्टिंग आती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई एंड इवन मार्केट के अंदर एलसीडी आना भी स्टार्ट हो गई, जहां पर बीपीएल के लिए कंपीट करना बहुत डिफिकल्ट था एंड ये फाइनली ये जो कोलैबोरेशन था, ये जो पार्टनरशिप थी, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। उसके साथ साथ उनका जो एट्रिशन रेशियो था वो 70% से भी ज़्यादा हो गया था, जहां पर बीपीएल का टारगेट
ये था कि मार्केट का 25% कैप्चर करना, वहाँ पे बीपीएल सिर्फ 4% ही कैप्चर कर पाई। आप बोलोगे कि बीपीएल के तो कई सारे बिजनेसेस थे, बीपीएल कम्युनिकेशन का क्या हुआ? तो जब इतना ज़्यादा क्रूशियल टाइम चल रहा था, जब बीपीएल को बहुत ही ज़्यादा फोकस करना था अपनी मार्केटिंग पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, प्रोडक्ट इनोवेशन पे, उस टाइम पे बीपीएल ग्रुप कोर्ट के अंदर केसेस लड़ रहा था। 2004 के अंदर नाम्बियर फैमिली ने सीएलबी कोर्ट के अंदर अपने सन इन लॉ राजीव चंद्रशेखर के ऊपर केस किया कि उन्होंने बीपीएल कम्युनिकेशन की 32% स्टेक हासिल कर ली है, एंड वो भी कोई इन्वेस्टमेंट किए बिना। और उसके सामने उनका ये केस बहुत ज़्यादा लंबा चला और उसकी वजह से बीपीएल ग्रुप को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। बीपीएल कम्युनिकेशन के अंदर आती थी दो कंपनी, बीपीएल सेल्यूलर एंड बीपीएल मोबाइल कम्युनिकेशन। हुआ ये कि राजीव चंद्रशेखर ने अपनी 3 कंपनी, वेक्ट्रा होल्डिंग्स, सूर्या समुद्रा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एंड इप्सिलन एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, ये 3 कंपनी की वजह से उन्होंने एक कंपनी का 32% स्टेक हासिल कर लिया। एंड उस टाइम पे बीपीएल के जो फाउंडर्स थे, बीपीएल का जो ग्रुप था, वो पूरी तरीके से हिल गया था, क्योंकि ये बिजनेस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड ये केस भी वो प्रॉपर तरीके से लड़ नहीं पाए, एंड उस केस का जो प्रॉपर आउटकम आना चाहिए वो भी नहीं आया, और कोर्ट के बाहर इसका सेटलमेंट हो गया, वो भी करीब करीब 100 या 150 करोड़ के अंदर। एंड बाद में जाकर बीपीएल कम्युनिकेशन को एक्वायर किया एसर ग्रुप ने, और वो भी अप्रोक्सीमेटली 5200 करोड़ में। तो आप सोच ही सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट बिजनेस था। तो चाहे बात करूं कोरियन किलर्स की, चाहे बैड लीडरशिप की, या चाहे फैमिली के कोई झगड़े की, या फिर चाहे ज़्यादा एक्सपेंशन की, लेकिन ये कई सारे रीजन की वजह से बीपीएल 2009 के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेल हो चुका था, जिसकी वजह से बीपीएल के ऑलमोस्ट सारे बिजनेसेस बंद करने पड़े। सारे बिजनेसेस फेल होने के बाद भी बीपीएल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस था, हेल्थ केयर बिजनेस, वो तो चालू ही रहा, एंड कहीं ना कहीं कंपनी ने उस बिजनेस को धीरे धीरे ग्रो भी किया। 2013 के अंदर गोल्डमैन सैच फंड ने उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर 110 करोड़ भी इन्वेस्ट किए। साथ साथ में 2015 के अंदर बीपीएल ने कम बैक भी किया फ्लिपकार्ट के साथ, और वो वापस टीवी सेगमेंट के अंदर आया। साथ साथ में अभी रिसेंटली ये न्यूज़ आ रही है कि रिलायंस ने जो उनका जो लाइसेंस होता है मैन्युफैक्चरिंग का, वो एक्वायर कर लिया है, जिसकी वजह से बीपीएल कम बैक करने वाला है, एंड वापस बीपीएल हर घर में छाने वाला है कि नहीं छाने वाला है, वो तो टाइम ही देखेगा। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। एंड आप चाहते हो अगर सुनना कि कैसे बीपीएल वापस मार्केट को कैप्चर कर सकता है, एंड कैसे कोरियन किलर्स की तरह हमारे इंडिया के अंदर जो चाइनीज ब्रांड है उनको खत्म कर सकता है, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में बताना, हम उस पर भी एक केस स्टडी बना सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे वेल।